तो दोस्तों स्वागत है आपका ऋषभ की पाठशाला में। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास के पहले हम अपने चैनल पर आपको संधि और कारक चिन्हों के बारे में बता चुके हैं तथा हिंदी की वर्णमाला के बारे में भी ज्ञान कराया जा चुका है। अगर अब तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जा करके उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक समास। तो चलिए देखते हैं समास। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण मतलब छोटा करना, संक्षिप्त करना। ठीक है, कोई लंबी लाइन लिखी हुई है उसको छोटा कर देना, मिलाना और छोटा कर देना। ठीक है, तो क्या दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि कुछ ऐसे शब्द मिलाए जाएं, दो या दो से अधिक, कि उनसे एक नया सार्थक शब्द बने। इस बात पे मेन ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि शब्दों को बनाया और उनमें कोई सार्थक नहीं बन पाया जिसका अर्थ निकल रहा हो और आपने कह दिया यहाँ तो भाई समास हो गया। समास कहाँ होगा? जहां पर उन शब्दों को मिलाने से कोई एक सार्थक शब्द बनता है। ठीक है, तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे रसोई के लिए घर, तो उसके लिए शॉर्ट में हमने कह दिया रसोई घर, और रसोई घर कह दिया तो समझ में आ गया किसके लिए? रसोई के लिए घर। तो देखिए ये चार शब्द थे, उनको मिला करके देखिए एक शब्द में कन्वर्ट कर दिया गया, बदल दिया गया। तो इसलिए इस प्रक्रिया को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या लिखा हुआ है? समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों में जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, जैसे रसोई और घर। ठीक, इसको कहेंगे पूर्व पद, इसको कहेंगे उत्तर पद, और इस पूरे को कहेंगे क्या? समस्त पद। क्या कहेंगे? समस्त पद। ठीक है, इसके बाद समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है या समस्त पद कहलाता है। ठीक है, जैसे रसोई घर बना है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समासिक पद भी कह सकते हैं और समस्त पद भी कह सकते हैं। जो इसमें पहला पद है उसे हम पूर्व पद कहेंगे और जो बाद में लिखा हुआ घर उसे हम उत्तर पद कहेंगे। ठीक है, इन सब बातों को याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, है ना, देखते हैं। अब आता है समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, और द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास छठा। तो देखिए द्विगु कुछ इस तरह से लिखा जाता है, बट चूंकि वो हम लोग कंप्यूटर टाइपिंग की वजह से इस तरह से आपको लिख करके आ रहा है, तो ठीक है द्विगु। द्वंद्व कुछ इस तरह से हो गया, द्वंद्व समास। ठीक है, तो ये हमारे कुल 6 होते हैं भेद, किसके? समास के। अब हम इन्हें एक एक करके सभी समासों को समझेंगे भेद और इनके भी कुछ अपने अपने भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास के, तत्पुरुष समास के, कर्मधारय के, द्विगु के, द्वंद्व के और बहुव्रीहि के। बट उतना डीप में हमें जाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वनडे एग्जाम में हमारा इतने से, और इनमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको बता दूंगा, जो कि अक्सर पेपर में पूछा जाता रहा होगा, उसको मैं जरूर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके हम लोग समास को आगे भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा है, तो अव्ययी भाव समास हमारा क्या कहता है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या होगा? अव्यय होगा। ठीक है, नाम से ही हमें स्पष्ट हो रहा है कि अव्यय जरूर होगा। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय हमारा होता है ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक किसी भी चीज का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे लड़की के लिए, लड़के के लिए, या फिर वचन में बहुवचन, एक वचन के लिए, सभी तरह से वो एक ही प्रकार से प्रयोग होते हैं। किसी के लिए अपने नेचर बिहेवियर में परिवर्तन नहीं करते हैं ऐसे शब्द। ठीक है, तो अव्यय का प्रयोग होगा। तो इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है। प्रधान का मतलब जिस पर पूरे शब्द का क्या रहेगा? मुख्य रूप से फोकस पर रहेगा, जो मुख्य रहेगा उस पूरे शब्द में, उसे हम प्रधान कहते हैं। तो पूर्व पद क्या होगा? प्रधान होगा। प्रधान मतलब वही पूरे शब्द के अर्थ को परिवर्तित करेगा, प्रधान होगा। ठीक है, और पूरा पद अव्यय होता है। ठीक है, पूरा पद मतलब जो पहला हो वो अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत। ये कुछ प्रमुख मैंने आपको लिख कर दे दिए हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट रख लीजिए। ये कुछ प्रमुख शब्द हैं, वर्ण लिखे हुए हैं या उपसर्ग मान लीजिए लिखे हुए हैं, ऐसे हैं जो ये अगर लगे हुए हैं तो उसमें अव्ययी भाव समास ही होगा। वहां पर आ, अनु, प्रति, हर, भर, नी, निर, यथा, यावत आदि, ये सब। ठीक है, अब उदाहरण के लिए हम कुछ देखते भी हैं।
आजन्म, तो देख लीजिए आ लगा हुआ है, आजन्म मतलब जन्म पर्यंत। फिर यथावधि, अवधि के अनुसार, ठीक। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। बेकसूर, बिना कसूर के। निडर, बिना डर के। प्रतिपल, कैसा? प्रतिपल यानी कि हर पल। देखिए प्रति लगा हुआ है पहले, इसलिए यहां पर कौन सा समास है बताइए? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अकारण, बिना कारण के। फिर से आ गया यथाविधि, तो विधि के अनुसार। भरपेट, पेट भरकर, तो देखिए भर, यथा, अ, प्रति, नी, बे, यथा, यथा, ठीक है, देखा आपने? तो ये इस तरह के अगर ये उपसर्ग अगर पहले से लगे हुए हैं इस शब्द में, तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास होता है। इनको देख लीजिए ध्यान से, आपका काम अव्ययी भाव समास का हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगला, इसके दूसरे भाग में। दूसरे भाग में जब हम चलते हैं तो हमें मिलता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में हमें थोड़ा कारक चिन्हों का पता होना आवश्यक है, इसीलिए अगर आप लोगों ने अब तक कारक चिन्हों का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर क्लिक कीजिए और जाके कारक चिन्हों का वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद तत्पुरुष आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, तत्पुरुष समास। तो चलिए देखते हैं। इस समास में दूसरा पद यानी कि उत्तर पद यानी कि अंतिम पद, बात समझिएगा, दूसरा पद कौन सा होता है? उत्तर पद, या उसी को अंतिम पद कहते हैं। प्रधान होता है। उसमें क्या था? अव्ययी भाव में प्रथम पद, पूर्व पद प्रधान था, यहाँ पे अंतिम पद प्रधान है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष 6 कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्ह कुल 8 होते हैं, ठीक है, कारक कुल 8 होते हैं, उसमें से कर्ता और संबोधन को छोड़ के बाकी 6 इसमें प्रयोग होते हैं, इसीलिए कारक चिन्हों वाला वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद कौन कौन से होते हैं? कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ये सब, ठीक है। कारक तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है, ये भी याद रखिएगा, इसीलिए, ठीक है। ध्यान दीजिए कैसे इसमें प्रयोग, कैसे क्या होता है। अगर लिखा हुआ है विद्यालय, अब इसको तोड़ेंगे तो आप क्या कहेंगे? विद्या के लिए आलय। और इससे अच्छा है कि आप देखिए, ये देखिए सब आपको एकदम, राजा का पुत्र, ये सब जो है ये सब किस में आएंगे? तत्पुरुष समास में आएंगे, ठीक है। अब लिखा हुआ है वनगमन, वन को गमन, वन को जाने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो देखिए यहाँ पे कर्म तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। कर्ता ने कर्म को, तो वन गमन मतलब वन को जाने वाला। इसके बाद ज्वर ग्रस्त, ज्वर से ग्रस्त, तो ये जो से है कर्ण से होता है, तो कौन सा समास हो गया? कर्ण तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा रसोई घर, रसोई घर क्या हो गया? रसोई के लिए घर, संप्रदान के लिए, ठीक है। इसके बाद रोग से मुक्त, देखिए अलगाव, किसी चीज से मुक्ति मिलना, तो अलगाव की स्थिति आई तो अपादान, अपादान। इसके बाद हमारा गंगा जल, गंगा का जल, गंगा का जल, तो ये क्या हो जाएगा? संबंध कारक, काकी के, नानी ने, रारी रे, ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा। इसके बाद हमारा कार्य कुशल, कार्य में कुशल, में पर किसमें होता है? अधिकरण में, किसमें? अधिकरण कारक में, तो अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस तरह से आप लोग जैसे ही उसका आप थोड़ा सा विक्षेप करेंगे, शब्द को पकड़ेंगे, वहीं से आपको आराम से मिल जाएगा। अगर कारक चिन्हों, अगर शब्द तोड़ते समय आपको कारक चिन्हों का प्रयोग मिल रहा है तो वहां हमेशा तत्पुरुष समास ही होगा, ठीक है। अब इसके जो तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, जिसको देखकर हमें अक्सर अव्ययी भाव समास लगता है, वो मैं आपको बता देता हूं। इसका एक प्रकार होता है नई तत्पुरुष समास। क्या होता है? नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास क्या होता है? निषेधात्मक होता है, मतलब निगेटिव, ठीक है, निषेधात्मक भाव प्रकट करता है हमेशा नई तत्पुरुष समास। जैसे लिखा होता है, आपने देखा होगा, असभ्य, जो सभ्य ना हो तो असभ्य, तो देखने में देखिए अ और सभ्य लग रहा है अव्ययी भाव, लेकिन यहां अव्ययी भाव नहीं होता, ये नई तत्पुरुष समास है, ठीक है। अनादि, जिसका जो आदि ना हो, जिसका, ठीक है। असंभव, जो संभव ना हो। अनंत, जिसका अंत ना हो, जिसका आदि ना हो अनादि, जिसका अंत ना हो वो अनंत। तो ये जितने भी न, जिसमें आ का मतलब ना होता है, आ लगने से वहां पर निषेध
निषेधात्मक भाव उत्पन्न हो, यानी कि निगेटिव बिहेवियर लगे, तो वहां पर नई तत्पुरुष समास होता है। यानी वहां भी अगर आपके एग्जाम में अव्ययी भाव समास भी ऑप्शन होगा, तत्पुरुष समास भी ऑप्शन होगा, आपसे पूछे अनंत में कौन सा समास है, तो आप लोग अव्ययी भाव लगा देंगे। ध्यान रखिएगा, जहां पर आ लगने से वहां पे निषेधात्मक भाव प्रस्तुत हो, ना प्रस्तुत हो, लगे, वहां पर हमेशा नई तत्पुरुष समास होता है, या तत्पुरुष समास, जो भी आपके वहां पर ऑप्शन में आपको मिलता है। इसके बाद आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं, 2 हो गए, तीसरा है हमारा द्विगु समास। तो द्विगु समास पहचानना सबसे आसान काम है। एक कोई संख्या, क्या संख्यावाची शब्द आपको दिख जाए तो आप समझ लीजिएगा कि वहां कौन सा है, द्विगु समास है। संख्यावाची शब्द अगर आपको शुरुआत में दिख रहा है तो वहां कौन सा समास है, द्विगु समास है। चलिए देखते हैं। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। कैसा होता है, संख्यावाचक होता है। और विग्रह करने पर समूह का बोध होता है, मतलब बहुत सारे लोग होंगे। भाई जब संख्यावाचक पहला शब्द होगा तो समूह का बोध भी होगा। द्विगु समास में संख्या का बोध होता है, वो बार बार वही बात है। कुल मिला के त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। ठीक है, तीनों लोगों को मिलाने से क्या बनेगा, त्रिलोक। नवरात्र, नवरात्र आते हुए नवरात्रियों का समूह जो होता है उसी को क्या कहते हैं, नवरात्र कहते हैं। तो देखिए 9 लगा है ना आगे। इसके बाद अठन्नी, 8 आनों का समूह। इसके बाद पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। बात समझ गए। देखिए पंच, 8, 9, त्रि, ये जितने शब्द हैं देखिए संख्यावाचक। जब संख्यावाचक से शुरू हो तो वहां पे कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। बहुत ही आसान एकदम। ठीक, सबसे आसान द्विगु समास होता है पहचानना। फिर इसके बाद आगे चलते हैं। द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास। अगला क्या आ गया हमारा, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास देख लेते हैं। इसमें ये एक ऐसा समास है, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पहले वाले में अव्ययी भाव में क्या था, पहला पद प्रधान था। फिर उसके बाद था तत्पुरुष, उसमें दूसरा पद प्रधान था। फिर आए हम लोग द्विगु समास में, उसमें पहला संख्यावाची था। अब आया द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी दोनों पद अपने आप में पूर्ण होते हैं। दोनों को शब्दों का अपने में ही कुछ ना कुछ अर्थ होता है। और जब विग्रह करोगे तो उसमें बीच में या तो और का बोध होगा या का बोध होगा। ठीक, बहुत ही आसान होता है इसको ही पहचानना, क्योंकि इसमें योजक चिन्ह अक्सर मिल जाता है। ठीक है, और इसमें जो दोनों शब्द होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। वो दोनों अपने आप में भी स्वतंत्र रूप से भी अपना एक अर्थ देते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए, पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सीताराम, सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। खरा खोटा, अन्न जल। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से द्वंद्व समास को पहचाना जा सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। द्वंद्व के बाद हमारे अब कितने बचे, 2। कर्मधारय समास पे आ गए हम लोग। कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या है, इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है। ठीक है, समस्त पद ही प्रधान होता है। इसमें लिंग वचन भी समान होते हैं। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। देख लीजिए, पहला विशेषण और दूसरा विशेष होता है। पहले जो लेगा विशेषण होगा, दूसरा वाला विशेष्य होगा। ठीक है, विग्रह करने पर कोई नया शब्द नहीं बनता। विग्रह करने पर कुछ नया नहीं बनेगा, वही शब्द रहेंगे। ठीक है, कर्मधारय समास में व्यक्ति वस्तु आदि की विशेषता का बोध। अगर कहीं पे कोई विशेषता बताई जा रही भैया, तो वहां अपना कर्मधारय समास ही होगा। विशेषता कैसे कैसे क्या विशेषता की बात हो रही, देखते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। क्या है, चरण कमल। तो कमल के समान चरण, किसके समान, कमल के समान चरण, चरण कमल। तो देखिए विशेषता बताएगी कि चरण कैसे होंगे, कमल के समान कोमल। ठीक है, नील गगन, गगन कैसा होगा, नीला। देख रहे हैं आप लोग। फिर चंद्रमुख, मुख कैसा होगा, चंद्रमा जैसा। पीतांबर, अंबर मतलब कपड़े, पीत मतलब पीले, पीले है अंबर, है जो अंबर, मतलब कैसा हो गया, पीतांबर। उसके बाद महापुरुष, महान है जो पुरुष। तो यहां पर देखिए विशेषण विशेष्य बताए जा रहे हैं कि नहीं, सब में क्या बताई जा रही है, किसी ना किसी प्रकार से उसकी विशेषता बताई जा रही है। और यहां पर एक और, जब उसको आप तोड़ोगे तो के समान, के समान है जो, इस तरीके के शब्द आते हैं। ठीक है, बीच में विग्रह करने पर, देख रहे हैं ना। और चरण कमल और ये सब आपका हो गया। मतलब इसमें किसी ना किसी प्रकार से आपको कोई ना कोई विशेषता बताई जाती है।
इसके बाद हम लोग चलते हैं बहुव्रीहि समास में। किसमें? बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने पढ़ा पहला प्रधान होता है, दूसरा प्रधान होता है, दोनों प्रधान होते हैं, संख्यावाची होते हैं, जो भी। अब बहुव्रीहि समास आ गया। बहुव्रीहि समास एक अलग इसलिए है क्योंकि इसमें कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। न पूर्व पद प्रधान होगा, न उत्तर पद प्रधान होगा, कोई अन्य पद, तीसरा पद प्रधान हो जाता है। ठीक है, इस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर अन्य पद प्रधान होता है। देख रहे हैं, विग्रह करने पर नया शब्द निकलता था। पहला पद विशेषण नहीं होता, विग्रह करने में समूह का बोध नहीं होता। बहुव्रीहि समास के अंतर्गत शब्द का विग्रह करने पर नया शब्द बनता है या नया नाम सामने आता है। देखते हैं कैसे क्या बात हो रही। जैसे आपने देखा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में वहां भी पढ़ा था, लेकिन अब जब पेपर में आता है तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पर, क्योंकि ऐसे देख के बता पाना संभव नहीं है कि अगर त्रिनेत्र लिखा है तो ये आप किस में पढ़ेंगे, द्विग में देखेंगे कि बहुव्रीहि में देखेंगे। तो इसलिए वहां पर कोई एक ही ऑप्शन वहां आपको मिलेगा। तो त्रिनेत्र का अगर आप जब ब्रेक करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो 3 नेत्र हैं जिसके, अर्थात किसके हैं 3 नेत्र? सिर्फ भगवान शिव के। तो तीसरा पद प्रधान हो गया। इसके बाद वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, वीणा पाड़ने वाला यानी माता सरस्वती। गजानन यानी गज का आनन, जिसके सर मतलब जिसका सर कैसा हो, गज का हो, तो भगवान गणेश। इसी प्रकार गिरिधर, गिरि को धारण करने, गिरि मतलब पर्वत को धारण करने वाले, भगवान श्री कृष्ण। कोई तीसरा पद प्रदान हो गया। पंकज, ये बहुत पूछा जाता है। पंकज, पंक मतलब कीचड़ में पैदा हुआ, क्या होता है? कमल। बात समझ में आई? तो इस तरह से जब कोई तीसरा पद, जलज जल में उत्पन्न होने वाला, ठीक है, इस तरह से जलज, पंकज, ये सब क्या हो जाते हैं? जिसमें कोई तीसरा पद प्रदान हो जाता है, उसे हम बहुव्रीहि समास के में रखते हैं। ठीक है, अब इसमें बहुव्रीहि समास के भी कई भेद होते हैं, लेकिन उनमें से जो हमारे पेपर में अक्सर पूछा जाता है वो है सपरिवार। सपरिवार बहुत बार एग्जाम में आया है और देखने में यह अव्ययीभाव समास लगता है क्योंकि सा लगा है और परिवार लगा है, लेकिन जहां पर समाहार, अब देखिए आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, तुल्य योग बहुव्रीहि समास क्या होता है? तुल्य योग बहुव्रीहि समास, जिसमें पहला पद सह होता है, वह तुल्य योग बहुव्रीहि समास कहलाता है। जिसमें सह बहुव्रीहि समास भी कहते हैं। सह का अर्थ होता है साथ, और समास होने की वजह से सह स्थान पर केवल रह जाता है। देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, जो बल के साथ हो, सबल, सा लगने से अगर सह का भेद हो, पूरे का, संपूर्ण समाज का बोध हो, तो वहां उसे क्या बोलते हैं? वहां पर तुल्य योग बहुव्रीहि समास होता है। जो देह के साथ हो, सदेह, जो परिवार के साथ हो, सपरिवार। अब ध्यान दीजिएगा, अगर निषेधात्मक बोध हो रहा है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है, और अगर सकारात्मक बोध हो रहा है, समूह का बोध हो रहा है एक सा लिखने से, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। देखने में यह अव्ययीभाव समास लगते हैं, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। तो बहुत पूछे जाते हैं कि सपरिवार में कौन सा समास है, तो सपरिवार में हमारा बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, अब इसके बाद बहुव्रीहि समास हो गया, कोई अन्य पद प्रधान हो गया, और यहां से हमारा समास टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, तो हमारे जो भी थे सारे के सारे आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा समास टॉपिक पूरा खत्म हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को अगर पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अन्य अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आगे जो भी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए आए, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।